यस। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं शैलेंद्र रावत और आज अपन अब पढ़ने वाले हैं बोहर थ्योरी का रिकैप लेना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले तो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाता है, जेई मेंस और एडवांस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो तुमसे बन जाएगा, क्योंकि तब तक तुम ये फिजिक्स में पढ़ चुके होते हो। पर अभी अपन जो केमिस्ट्री में देखे तो वो क्वेश्चन भी तुमसे बनेंगे, वो क्वेश्चन भी तुमसे बनने वाले हैं। तो ये आज की पूरी क्लास जो है वो लास्ट 2 क्लासेस से जुड़ी हुई होगी। तो अगर तुमने आज की क्लास में समझ में नहीं आता तो पहले तुमको इससे पहले की 2 क्लासेस को देखना होगा। पहले 45-50 मिनट्स में तुमको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, फिर आगे। अब अपन ने क्या पढ़ा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है। देखो, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के पास तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के पास तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। तो अब ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर अट्रैक्शन, यहां पर एक अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्शन के कारण यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। और जैसा कि अपन लास्ट क्लास में बता पढ़ चुके कि ये पोटेंशियल एनर्जी होती है -k(Z)² अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है -k(Z)² अपॉन R। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, इस मूवमेंट के कारण, ये सब अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ दिया है। तो पहले क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल कराना तो एक बार रिवाइज कर दूं, उस मूवमेंट के कारण जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी है तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। ये होती है तुम्हारी 1/2 mv²। और अब अपन ने यहाँ पे बोर की एक कंडीशन यूज की थी कि एम इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव करता है तो Z(E²)अपॉन R, Z(E²)अपॉन R², K इज इक्वल टू mv²अपॉन R। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बोहर की कंडीशन से। तो तुम अब काइनेटिक एनर्जी को यहां लिख सकते हो के 1/2 k(Z)E²अपॉन R। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम स्पीड के कारण। पोटेंशियल एनर्जी में बी पॉजिटिव और में बी नेगेटिव। इफ पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी या तो अपनी पोजीशन के कारण या हाइट के कारण है या अट्रैक्शन रिपल्शन के कारण है। तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन इज दिस। ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है, ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है। ये लास्ट क्लास में भी डिराइव किया था, अभी जल्दी से इसका एक रिकैप ले लिया। तो अब तुम्हारी टोटल एनर्जी जो है वो आ गई इसे सॉल्व करने पे, क्योंकि टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आ गई तुम्हारी ई टोटल विल बी -1/2 k(Z)² अपॉन R। ये आ गई टोटल। तो इन तीन रिलेशन को देख के, देखो इन तीन रिलेशंस को देख के, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1, 2 और 3, 1, 2, 3 को देखोगे तो टोटल, ये अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। देखो कोई ऐसी नई चीज नहीं है, ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अब अगर तुम यहां पर देखोगे तो टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कैसा हो गया कि टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी? वैल्यू देखो, कंपेयर, और एक रिजल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये के और आर की वैल्यू रखी, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा, ये अपन ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, तुम ध्यान रखो, ये एक्सप्रेशन तुम्हारा ऐसा आ गया, ये तुम्हारा एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसा आ गया।
तो तुम इस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को लिख सकते हो, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था। अब यहां पर एक कांस्टेंट आया, यहां पर एक कांस्टेंट आया जिसे तुम बोलते हो रिडबर्ग कांस्टेंट। यहां पर एक कांस्टेंट आया जिसे तुम बोलते हो रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हो? कांस्टेंट रिडबर्ग। तो तुम अब इस एनर्जी को रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। और मैं तुमको लास्ट कर बताया, ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। देखो आज मैं पहले लास्ट क्लास का लिखा हुआ जल्दी जल्दी रिवाइज करा दे रहा हूं, जिससे अपन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर सकते। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट? 109 1.09 into 10 to the 7 मीटर इनवर्स, 1/9/12 एंगस्ट्रॉम। इसके अब देखो रिडबर्ग कांस्टेंट का ये जो डायमेंशन है ये मीटर इनवर्स है, मतलब ये वेव नंबर के, ये किस केस में आ रहा है? तुम्हारा वेव नंबर। अब ये वेव नंबर है तो तुम जानते हो वेव नंबर न्यू बार होता है 1/लैम्डा, तो तुम इसे एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हो। तुम इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को E इज इक्वल टू SC/लैम्डा लगा के निकाल सकते हो, या तुम इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऐसे निकाल दो। देखो तुम इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को ऐसे निकाल दो, 12400/लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो 12400 डिवाइडेड बाय 912, 12400 डिवाइडेड बाय 12400 डिवाइडेड बाय 912, you will get 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब तुमने यहां पर एनर्जी, अब देखो तुम इसी एनर्जी को अपन ने लास्ट क्लास में अर्ग, जूल्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम सब में निकाल दी। अब बोहर ने अपनी थ्योरी में क्या किया? देखो तुमने ये चीज पढ़ी है कि बोहर ने, व्हाट बोहर डिड इन हिज थ्योरी, कि बोहर ने अपनी थ्योरी में एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज किया था। बोहर ने अपनी थ्योरी में ये माना था कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। इलेक्ट्रॉन हर जगह पे नहीं रहेगा। आज जो नए बच्चे हैं उनको परेशान नहीं होना, क्योंकि ये ऑलरेडी पिछली क्लासेस से जुड़ी, तो तुम्हें समझ में कम आने वाला है। तो तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, अभी तुमको जब रिकवरी देंगे या तुम पास क्लासेस को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हर एक एनर्जी लेवल में इतनी इतनी आएगी। जब तुम निकालोगे तो फर्स्ट शेल में एनर्जी 13.6, सेकेंड शेल में एनर्जी 3.4, थर्ड शेल में एनर्जी -1.51, फोर्थ, ये सब अपन ने लास्ट क्लास में निकाल ली थी 5। और ये, तो अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 10th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो -13.6/10², तो -13.6/100। अब डिफरेंस इन एनर्जी, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच एनर्जी का डिफरेंस, फर्स्ट और सेकंड के बीच तुम एनर्जी डिफरेंस निकालोगे 13.6 - 3.4। थर्ड और सेकंड के बीच एनर्जी डिफरेंस, तो अब तुम यहां देखो जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते हो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस on moving away, टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। तो देखो माइनस से वो जीरो की तरफ जा रही है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ये लास्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है। और दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस, अब देखो बोहर ने एक फॉर्मूला बना दिया, तुम यहाँ पे वैल्यू रख दो तो तुम्हें फॉर्मूला आ गया एनर्जी डिफरेंस का, ये और ये दो फॉर्मूले, ये भी अपन ने लास्ट क्लास में लिखा था। अब तुम जानते हो डेल्टा ई इज इक्वल टू SC/लैम्डा, तुम जानते हो E इज इक्वल टू SC/लैम्डा, तो ये रिजल्ट तुम्हारे आ गए। अब लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में आज क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो अब तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, estimate the difference in energy between the first and second orbit of hydrogen। यही मैंने तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्म में दिया। The energy difference between the first and the second of hydrogen is 1/n1² minus 1/n2² Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो अगर तुमने यहाँ पे 13.6 लिखा है तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर तुमने यहाँ पे 13.6 लिखा है तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एनर्जी? तब यूनिट ऑफ एनर्जी कितना होना है? तब तब यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होना है? इतना। अल्फयाज रियान, अल्फयाज रियान, अल्फयाज रईन, तुमको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए तुम बस शांति से क्लास को देखते रहना। ये बेटा तुम्हारी पहली क्लास है और हम इसके पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये मत सोचना कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हाँ, तुम पहले समझो, फिर तुम जब पुरानी क्लासेस को रिवाइज करोगे तो तुमसे ये भी बनेगा। परेशान नहीं होना है, क्लास पे फोकस करना है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, इसको तुमने जब वैल्यू रखी तो ये लिखा 13.6 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ये आ गया 13.6 4 - 1 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी तुमने ऊपर भी वैल्यू रखी तो फर्स्ट और सेकंड के बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना है? फर्स्ट और सेकंड के बीच, दिस इज मैक्सिमम। हाइड्रोजन के एटम में मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस किन के बीच में है? फर्स्ट और सेकंड। मिनिमम एनर्जी का डिफरेंस कहां पर होगा? वेयर विल बी द मिनिमम एनर्जी डिफरेंस इन हाइड्रोजन एटम? कहां पर होगा बताओ? इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट माइनस 1। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट माइनस 1। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट 1 - 1 के बीच में एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होगा। अब जरा अपन सेकंड क्वेश्चन के लिए समझें कि कुछ एनर्जी की टर्म्स है। यहां पर मैं तुमको कुछ एनर्जी की बात करता हूं, वो सिखाता हूं। अब जब तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में तुमको थ्योरी सिखाता हूं। अब जो तुम मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम और आयन, अब किसी एटम और आयन में जो मिनिमम एनर्जी होगी, जो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी होगी, उसको तुम बोलते हो ग्राउंड स्टेट एनर्जी। उसे तुम कौन सी एनर्जी बोलते हो? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। केमिस्ट्री में तुम इस टर्म को ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हो। केमिस्ट्री में तुम इसे क्या बोलते हो? ग्राउंड स्टेट। अगर अब तुम हाइड्रोजन का एटम देखो, अगर तुम हाइड्रोजन का एटम देखो, तुमने यहाँ पे बनाया फर्स्ट शेल, ये बनाया तुमने सेकंड शेल, ये बनाया तुमने थर्ड शेल। अब ये है तुम्हारा एक एटम जिसमें ये न्यूक्लियस है। यहां पर n इज इक्वल टू 1, यहां पे क्या है? n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, इसमें n इज इक्वल टू 2, यहां पर n इज इक्वल टू 3। अब ये हाइड्रोजन एटम है, तो अब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल पे रह सकता है। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल पे रह सकता है। पर अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में है, अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में, तो ये लोएस्ट है, ये मिनिमम एनर्जी है। इसे तुम बोलते हो ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हो तुम इसे? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलोगे तुम इसे यहाँ पर? ग्राउंड स्टेट। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाता है? हाइड्रोजन लाइक के लिए 1, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे के लिए ये 1 होता है। सर नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है? क्यों? अभी मैं तुमको लास्ट क्लास में बताया था, अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो अट्रैक्शन, टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी। टोटल एनर्जी नेगेटिव है मतलब एनर्जी कम हो गई। देखो एक पॉइंट था जहां पर एनर्जी 0 है, एक कोई पॉइंट है वहां पर एनर्जी 0। अब अगर इससे तुम यहां जाते हो तो एनर्जी पॉजिटिव होती है, इससे तुम इस दिशा में जाते हो तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव होती है। इस एक पॉइंट पे या इस लाइन पर एनर्जी 0 है। अब इस लाइन से एनर्जी 0 है। हाँ बोल भाई अल्फाज रेहान, बोल क्या हो गया तेरे को? अब अगर एनर्जी तुम्हारी तो अब देखो, यहां पे आने पे एनर्जी कम हो रही है, यहां पर आने पे एनर्जी क्या हो रही है? लेस।
यहां पर आने पे तुम्हारी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो अगर एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी? तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब है स्टेबिलिटी, नेगेटिव एनर्जी का मतलब है स्टेबिलिटी। तो अगर एनर्जी नेगेटिव है तो उसका मतलब है स्टेबिलिटी। अब तुम यहां पर देखो तो ग्राउंड स्टेट। अब अगर तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो, इफ एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन, अब अगर तुम एनर्जी दोगे तो वो हर एनर्जी को नहीं लेगा। इलेक्ट्रॉन inside atom absorb specific energy। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ स्पेसिफिक एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर हम n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाएं, तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक एनर्जी को नहीं लेगा, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी को ही वो एब्जॉर्ब करेगा। तो मतलब अगर तुम हाइड्रोजन एटम को 10.2 से कम कोई भी एनर्जी दोगे तो वो रिजेक्ट कर देगा। अब एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो हर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। inside atom, electron inside an atom absorb specific amount of energy। अच्छा मुझे बताओ 10.2 प्लस 1.89 कितना होता है? 10.2 प्लस 1.89 ये कितना होगा, जल्दी बताओ। 10.2 प्लस 1.89 कितना होगा? 12.9। 12.09। 12.09। 12.09 इलेक्ट्रॉन। 12.09 12.09 प्लस 0.66, इससे सम करो। 12.09 प्लस 0.66 एनर्जी, इसको सम करो कितना आएगा? 12.75। 12.75। देखो ये वो एनर्जी है, ये वो है 12.7। 12.75 प्लस 0.31 करो, 12.75 प्लस 0.31 ये कितना आना है? 13.06। 13.06। अब देखो ये एनर्जी आई कहां से, तुमको ये समझना है कि ये एनर्जी की वैल्यूज आई कहां से हैं। तो तुम इस एनर्जी की वैल्यू यहां देखो। मैंने बताया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, तो पहले और दूसरे के बीच एनर्जी का अंतर कितना है? पहले और दूसरे के बीच में एनर्जी का अंतर कितना है? 10.2। दूसरे और तीसरे के बीच में एनर्जी का अंतर कितना है? 1.89। तो मैंने 10.2 में 1.89 ऐड कर दिया। फिर तीसरे और चौथे के बीच में एनर्जी का अंतर कितना है? 0.66। तो इसमें मैंने जो डिफरेंस एनर्जी का है, भाई अपना एक दिन माइक बंद करो जिसका भी ऑन है, बाकी सब लोग अपना माइक बंद करिए। यस। अब फोर्थ और थर्ड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है? 0.66। उसको यहां पर ऐड कर दिया। तो देखो जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो मुझे हर एक एनर्जी लेवल की वैल्यू मिल रही है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी को नहीं लेता है, सिर्फ उसी एनर्जी को लेता है जिसकी वैल्यू दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है। जिसकी वैल्यू दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है, कोई भी दो। सर अगर 10.5 भी होगा तो नहीं लेगा। तो इसका मतलब अगर तुम हाइड्रोजन एटम को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो रिजेक्ट कर देगा। 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो रिजेक्ट कर देगा। 10.25 दोगे तो रिजेक्ट कर देगा। 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो रिजेक्ट कर देगा। 12 दोगे तो रिजेक्ट कर देगा। 12.09 दोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। देखो सिर्फ वही वैल्यू वो एनर्जी की ले सकता है जिसकी
कोई भी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर हो। हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन कोई भी दो एनर्जी, उस एनर्जी को ले सकता है जिसकी वैल्यू दो एनर्जी लेवल के बराबर हो। अब अगर मैंने यहां पर देखो, अब मैंने यहां पर क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी। एनर्जी इज गिवन, किसको दी? एटम को। एनर्जी इज गिवन टू एटम। अब तुमने एनर्जी किसको दी है? एटम को। एटम को देने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को। तो ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देन इलेक्ट्रॉन मूव टू हायर एनर्जी लेवल। देन इलेक्ट्रॉन मूव टू हायर एनर्जी लेवल। तब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, अब वहां पे घूमेगा। जब तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, तो अब जैसे मान लिया तुमने, एग्जाम्पल तुमने लिया कि तुमने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी। किसको दे दी तुमने एनर्जी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तुमने एक हाइड्रोजन के एटम को दे दी है। तो ये एनर्जी लेके ये एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां पहुंचा। अब ये इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी शेल में घूमने लगा। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन यहां पर, इलेक्ट्रॉन वैसे जैसे अगर तुम एक जगह पर बैठे हुए हो, तुम एक चेयर लगा के या एक जमीन पे कहीं बैठे हो, वो तुम्हारी ग्राउंड स्टेट है। जो कुर्सी पे बैठा है वो चेयर वाली ग्राउंड स्टेट, जो जमीन पे बैठा है वो जमीन वाली। अब एक बच्चे को पकड़ के उठाता हूं, लटका देता हूं, हवा में ऐसा लटका देता हूं, तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है। जैसे छोड़ूंगा वो नीचे गिर जाएगा। मैंने एक बच्चे को पकड़ा और उठा के हवा में लटका दिया, तो वो उसकी कौन सी स्टेट हुई? एक्साइटेड। तो दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। किसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये? हाइड्रोजन की। अब तुम हाइड्रोजन के एटम को और एनर्जी देते हो। अगर तुम हाइड्रोजन के एक एटम को और एनर्जी देते हो और उसका इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहां पहुंच गया थर्ड एनर्जी लेवल में, अब इलेक्ट्रॉन आ गया थर्ड एनर्जी लेवल पे, तो ये कहलाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये कहलाएगी तुम्हारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यहां पर एनर्जी कितनी होगी? तो यहां पर एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 अपॉन 9 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर ये जंप करता है इलेक्ट्रॉन। जंप कैसे कर रहा है? यहां से फोटोन आया, बाहर से एक एनर्जी आई, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन अंदर एक एनर्जी लेवल से जंप करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया। तो अब डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी दी। अगर तुमने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए तो ये यहां पहुंचेगा। अब अगर तुमने एनर्जी दी है 12.09, अगर इलेक्ट्रॉन यहां था और तुमने इसे 12.09 दी तो वो यहां पहुंच गया। एक और चीज हो सर फिर सकती है। वापस तो आना नहीं चाहिए ना सर? अरे वापस आएगा ना, क्यों? वो तो अपनी एनर्जी सर कम क्योंकि करेगा। सर ये अरे बता दो। स्टेशनरी ऑर्बिट पे है ना सर। अरे तो वहां पे घूमता रहेगा स्टेशनरी पर, जब उसको मौका मिलेगा तो वो नीचे कूद जाएगा। अभी तुम यहां देखो, अब ऐसा भी हो सकता था, यहां देखो, अब ऐसा भी हो सकता था ये दूसरे में है, अभी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दूसरे में है। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दूसरे में है तो उसकी एनर्जी कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इलेक्ट्रॉन किसमें? n इज इक्वल टू 2 में है। अब तुम इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी देते हो तो वो थर्ड में पहुंच जाता है। अब अगर तुमने इलेक्ट्रॉन को अब सेकंड से एनर्जी दी तो वो थर्ड में पहुंच गया। अब तुमने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यहां से कूद के ये इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच गया। तो देखो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम फर्स्ट से सेकंड में जा सकते हो, तुम फर्स्ट से थर्ड में जा सकते हो, तुम सेकंड से थर्ड में जा सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन की सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। ये इलेक्ट्रॉन की कौन सी एक्साइटेड स्टेट है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट है।
अच्छा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, अगर मैं तुमको बोलूं कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो कौन सा एनर्जी लेवल पे होगा? देन दिस इंप्लाइज फोर्थ एनर्जी लेवल, दिस इंप्लाइज फोर्थ एनर्जी लेवल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन कौन सा एनर्जी लेवल में? फोर्थ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है तो वो कहां पर होगा? फिफ्थ शेल में होगा, फिफ्थ ऑर्बिट में होगा। कहां पर होगा इलेक्ट्रॉन? फिफ्थ ऑर्बिट में। अब अगर मैं बोलूं nth एक्साइटेड स्टेट, अब अगर मैं यहां पर बोलूं nth एक्साइटेड स्टेट, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? n+1 ऑर्बिट में। कौन से ऑर्बिट में होगा? n+1। अच्छा, अगर मैं बोलूं कोई इलेक्ट्रॉन 10th एनर्जी लेवल में है, तो मतलब वो 10 में ही है। अगर मैं बोलूं वो 10th एक्साइटेड स्टेट में है तो कहां पर होगा? अब अगर मैं यहां पर 11th, अगर मैं बोलूं कोई इलेक्ट्रॉन 100 एक्साइटेड स्टेट में है, 100 एक्साइटेड स्टेट में है, तो 101 पर 101. 100। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो, जब ये थ्योरी मालूम चल गई तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। जब तुमको ये थ्योरी पता लग गई तो तुम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दो। देखो भाई, यहां पर क्या थ्योरी आ गई? तुम्हें दिया है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। अब क्वेश्चन बहुत छोटा है। तुमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, तुमने यहां पे पढ़ा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। तो अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यही होती है। तो -13.6, हीलियम के लिए n कितना है? 2 स्क्वायर। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आ गया आंसर। अब तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख सकते हो। 13.6 इंटू 9.4, 9/4/9, 13.6 इंटू 4/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आया ये बेटा? ये समझ में आया? यस सर। यस। अब देखो, तुमको सिर्फ क्या ध्यान रखना था? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम ये जूल्स में निकाल सकते हो, इसे RCH में निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन का एक आंसर ये भी हो सकता था, एनर्जी इज इक्वल टू -RCH Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये भी होता है। तो तुम RCH के टर्म्स में क्या निकालते? -RCH 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। ये भी इस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन होता। तुम जूल्स और कैलोरी किसी में भी निकाल सकते हो। तो अब एक इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर रखने पे एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ले जाने में जो एनर्जी लगती है उसे तुम कौन सी एनर्जी बोलते हो? उसे तुम एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हो। व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी? व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी? एक्साइटेशन एनर्जी, energy needed to promote, energy needed to promote electron inside atom। अब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलोगे तुम? एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब अगर मैंने यहां पर एक टर्म लिखा एक्साइटेशन पोटेंशियल, अब अगर तुमने पोटेंशियल दिया है तो इसका मतलब करंट, एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ करंट, एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ करंट। पोटेंशियल नीडेड, पोटेंशियल नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम में एक्साइट करने के लिए जितना पोटेंशियल लगेगा उसे तुम एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलोगे।
अब अगर मैं यहां पर एक टर्म लेके आऊं आयोनाइजेशन एनर्जी, ध्यान से देखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं एक और टर्म लेके आया क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें ये सब टर्म यूज होंगे। जब तुम न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो ये सारे के सारे टर्म यूज होने हैं। तो अगर तुम्हें टर्मिनोलॉजी क्लियर है, एनर्जी नीडेड, मिनिमम एनर्जी नीडेड, मिनिमम एनर्जी नीडेड just to remove electron, needed just to remove electron। अब एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम या आयन से बाहर निकालने में लगने वाली एनर्जी को तुम बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर तुम्हारे पास जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस एटम। एटम कहां होना चाहिए? गैस में। एटम हमेशा किसके फॉर्म में होना चाहिए? गैस। अगर ये सॉलिड के फॉर्म में होता तो इसे अपन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन पढ़ा। अगर तुम सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते तो वो वर्क फंक्शन कहलाता, गैस में से इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगने वाली जो एनर्जी है, ये एंडो एनर्जी के कैसा है? ये कैसा प्रोसेस है? एंडो एनर्जिक प्रोसेस, मतलब हीट या किसी भी फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब। अब मिनिमम एनर्जी रिमूवल का मतलब हुआ, देखो द मीनिंग ऑफ रिमूवल, जस्ट रिमूवल का मतलब है, just removal implies energy of electron zero, energy of electron is zero। अब तुम ये जानते हो कहां पर एनर्जी जीरो होगी? that is at infinity। तो वो पॉइंट पे जो एनर्जी है वो तुम ई इंफिनिटी लिखते हो। उस पॉइंट पर आने वाली एनर्जी को तुम ई इंफिनिटी लिखते हो। उस पॉइंट पे आने वाली एनर्जी को तुम ई इंफिनिटी। अब तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6 1/1 स्क्वायर अपॉन 1/1 स्क्वायर। ध्यान से देखो, 1/1 स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो ये आ गई तुम्हारी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन? 13.6। अब इस 13.6 को तुम क्या क्या लिख सकते हो? तो मैंने तुमको बताया था 13.6 को तुम लिख सकते हो 2.17 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स पर एटम। तुम इसे 313.6 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एटम। 313 लास्ट क्लास में कन्वर्जन बताया था 313.6 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एटम। इसे तुम लिख सकते हो -RCH। इसे तुम यहां पर लिख सकते हो -RCH। अब कोई यूनिट नहीं है। इसे तुम यहां पर लिख सकते हो -RCH। तुम यहां पर इसे लिख सकते हो -RCH। तो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कहलाती है तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम? प्लस। ये हमेशा लगेगी तो प्लस, ये हमेशा सप्लाई करना है तो पॉजिटिव है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक। अब हाइड्रोजन लाइक कौन होते हैं? हाइड्रोजन लाइक कौन होते हैं? तुम्हारा हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3, बोरॉन +4। हाइड्रोजन लाइक कौन है? हाइड्रोजन लाइक कौन है तुम्हारा? बोरॉन +4, बेरिलियम +3, बोरॉन +4,
इनमें से अब एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो अगर तुम यहां देखो, अब तुम इस कंसेप्ट को, ये काम आता है, ये अपने को पीरियोडिसिटी पढ़ते हुए भी काम आता है। तो अगर तुम हीलियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के हीलियम डबल प्लस बनाओगे, तो दिस विल बी द, इसमें जो एनर्जी लगेगी, दिस इज IE ऑफ He प्लस। अब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होती है, दैट विल बी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय Z स्क्वायर। तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है 13.6 इंटू हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जी तुम्हारी सॉल्व करने पे आ जाएगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो तुम बोहर के फॉर्मूले से, तुम यहां पे बोहर के फॉर्मूले से आयोनाइजेशन एनर्जी को निकाल सकते हो। अब अगर मैं तुमको बोलूं ये एनर्जी निकालो, हीलियम से हीलियम प्लस और इलेक्ट्रॉन, तो ये तुम नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। भाई क्यों नहीं निकाल सकते? तो मैंने तुमको क्या बताया था? मैंने तुमको बताया था कि रिजल्ट ऑफ बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। बोहर थ्योरी के रिजल्ट किसके लिए लगते हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए। द रिजल्ट ऑफ बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अच्छा, अब मैं तुमको बोलूं लिथियम प्लस 2 से तुमको लिथियम प्लस 3 बनाना है, तो लिथियम प्लस 2 हाइड्रोजन जैसा है, तो IE ऑफ लिथियम प्लस 2 इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय Z स्क्वायर। ये आ गई 13.6 इंटू 3 स्क्वायर 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब तुम देख रहे हो कि लिथियम प्लस के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, लिथियम प्लस के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, लिथियम प्लस के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अब किसी एटम को ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगने वाली एनर्जी। अब यहां पर देखो, व्हाट आयोनाइजेशन एनर्जी, जस्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड जस्ट टू रिमूव। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अगर तुमने पोटेंशियल बोला तो इसका मतलब अब तुमको एनर्जी किसके फॉर्म में देनी है? करंट। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब मिनिमम पोटेंशियल इन वोल्ट नीडेड जस्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगने वाली जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी तुम्हारी? करंट को क्या बोलोगे? करंट को तुम बोलोगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो, तुम यहां पे समझना, अगर तुम्हारा एक हाइड्रोजन का एटम है, अब अगर तुमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम बनाया, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, n इज इक्वल टू 1 से, तुम कहां ले जा रहे हो? n इज इक्वल टू 1 से, तुम n इज इक्वल टू इंफिनिटी। एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी, एक इलेक्ट्रॉन को तुम ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी ले गए, तो ये एनर्जी कहलाएगी तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, उसे तुम इंफिनिटी तक लेगा। अब तुम डायग्राम से समझना, तुमको जितनी जल्दी ये समझ में आएगा उतनी जल्दी तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में
अब यहां देखो, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 1 में n इज इक्वल टू 1 में है, और अब तुम उस इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 2 में ले जाते हो, इंफिनिटी पे नहीं ले जा रहे हो। अब अपने इलेक्ट्रॉन को तुम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हो, तो ये एनर्जी कहलाएगी तुम्हारी एक्साइटेशन एनर्जी। ये एनर्जी क्या कहलाएगी? तुम्हारी एक्साइटेशन एनर्जी। अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, बेटा ध्यान से देखो, टर्म है, इसको ध्यान से समझना है। अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 2 से इंफिनिटी पर है। अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन है। अब तुम इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पे ले जा रहे हो। तुमने पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लिया, अब तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जा रहे हो। अब तुम इस इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पे ले जा रहे हो, तो ये एनर्जी कहलाएगी सेपरेशन एनर्जी। अब ये एनर्जी कहलाएगी सेपरेशन एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट से बाहर निकालना, ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालने को आयोनाइजेशन, 0 1 से इंफिनिटी को ले जाने को, 1 से इंफिनिटी पे ले जाने के लिए, 1 से इंफिनिटी पे ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे आयोनाइजेशन, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 10, 1 से इंफिनिटी -1 तक ले जाने में एनर्जी लगती है एक्साइटेशन। किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, तो कौन सी एनर्जी लगती कहलाती है? सेपरेशन। अब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे हो, यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर है। अब तुम यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर है, और वो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट में आए, वो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट में आए, वो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट पर आ जाए, तो ये एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी से उल्टी होगी। यहां पर ये एनर्जी कितनी थी? हाइड्रोजन अगर एटम है तो ये एनर्जी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर एनर्जी थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर एनर्जी थी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर एनर्जी तुमने दी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी रिलीज होगी, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे तुम बोलोगे बाइंडिंग एनर्जी, इससे तुम बोलोगे बाइंडिंग एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से एटम के अंदर किसी भी लेवल पे कूदता है, तो निकलने वाली एनर्जी को तुम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो। यहां पे देखो 4 अलग अलग डायग्राम है, 1 2 3 4। अब 11th क्लास का बच्चा इन डायग्राम में या टर्मिनोलॉजी को लेके कंफ्यूज होता है, कैलकुलेशन आ जाएगा। तुमको यहां समझना है व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगने वाली एनर्जी, गैस में से, गैसियस एटम में से, ये सारी एनर्जी गैस में है। अब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी सॉलिड मेटल से तुम निकालते तो तुमने उसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन बोला था, तुमने उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन बोला था। अब एक हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को जस्ट रिमूव करने में लगने वाली एनर्जी को तुम क्या बोल देते हो? यू नेम दैट एनर्जी एज आयोनाइजेशन। अब अंदर रखोगे तो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेशन, थर्ड एक्साइटेशन, फोर्थ एक्साइटेशन, 10th एक्साइटेशन। पहले तुमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लिया और अब बाहर निकाला, तो लगने वाली एनर्जी सेपरेशन एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 1 पे कूदा तो तुम उसे बोलोगे बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो तुमको एक चीज मालूम है, ईटी
तुम एक चीज जानते हो, ईटी माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब वो बोल रहा है हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस में तुम लिखोगे माइनस 13.6, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट per atom, per ion, that will be per ion, that will be per helium plus ion. अब तुम जानते हो काइनेटिक एनर्जी इज equal and opposite of total energy for hydrogen and hydrogen like, and potential energy is double of total energy. देखो इसीलिए एक चीज को बार बार तुम्हें सिखा रहा हूं, तो ये एनर्जी आ जाएगी तुम्हारी प्लस, ये एनर्जी आ जाएगी तुम्हारी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और ये एनर्जी आ जाएगी, ये एनर्जी आ जाएगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और लास्ट क्लास में मैंने बोला था इसको लिखते हैं 1 हार्ट्री। मैंने लास्ट क्लास तुमको बताया था दिस कैन बी रिटन एज, नहीं 1 हार्ट्री, तो ये कुछ गड़बड़ आ गई, कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन, अपने को तो यहां से कैलकुलेट करना था। रुक जाए, यहां पर मुझे लगा कि एक एटम के ग्राउंड स्टेट से कैलकुलेशन है, प्लीज यहां देखो, ये हो जाएगी 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगी माइनस 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे लगा ग्राउंड स्टेट से बात कर रहा है। अब देखो व्हाट इज द, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑर्बिटल। ये कुछ टर्म यूज हुई है, इनको छोड़ देना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको तुम बोलते हो एन, आगे का टर्म है। ऑर्बिटल ये एक आगे की टर्म है, अभी छोड़ देना। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रहा है जहां उसकी एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वहां उसका एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालो हाइड्रोजन के एटम में जिसकी एनर्जी इतनी है। अब तुम यहाँ पे सबसे पहले तो एनर्जी लेवल निकालो, माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब तुमको एनर्जी कितनी दी है, माइनस 3.4 माइनस 13.6 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जब तुमने सॉल्व किया तो एन की वैल्यू आ गई 2, तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एनर्जी लेवल, दूसरे ऑर्बिटल में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, चलो जल्दी से कोई मुझे बताओ, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH/2 pi। एमवीआर। देखो यहां पर तुम लिखोगे एंगुलर मोमेंटम इज, फिजिक्स में तुमसे कोई पूछेगा एंगुलर मोमेंटम तो तुम बोलोगे एमवीआर। फिजिक्स में अगर कोई तुमसे पूछे ये होगा NH/2 पाई, तो यहाँ एन रखोगे 2, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स इंटू सेकेंड, 2 इंटू 3.14। तो ये आ गया तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। इस एनर्जी से तुमने, ये जो एनर्जी दी है इससे तुमने इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल पता लगा लिया। अब यहां पर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर n इज इक्वल टू 224 इन हीलियम प्लस। 224 इन हीलियम प्लस, तो तुम लिखोगे एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा ई 13.6 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। तो Z स्क्वायर इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख लो हाइड्रोजन में 1 से 2 का एनर्जी डिफरेंस 10.2 है, जबकि हीलियम प्लस में 2 से 4 का, हीलियम प्लस में 2 से 4 का एनर्जी डिफरेंस इस फॉर्मूले से निकालोगे तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो बोल रहा है फाइंड द
आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। तो अपन ने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक, अभी मैंने तुमको पढ़ाया हाइड्रोजन लाइक, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z स्क्वायर। तो अब तुम बोलो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +2, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम +3, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम +3, ये आ जाएगा 13.6 इंटू 2 स्क्वायर, 13.6 इंटू 3 स्क्वायर, 13.6 इंटू 4 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम निकल गया या पर आयन। अच्छा, कैलकुलेट द एक्साइटेशन एनर्जी। अब यहां पे डेफिनेटली फर्स्ट आएगी, कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +2 आयन इन द ग्राउंड स्टेट, या ग्राउंड स्टेट से पहली एक्साइटेशन एनर्जी। तो तुम एक्साइटेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो डेल्टा E इज 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। अब वो बोल रहा है एक्साइटेशन, तो यहां पर तुम n1 को कितना पुट करो, n1 को तुम रखो 1, n2 को तुम रखो 2, Z को तुम रख दो 3। जैसे तुम ये वैल्यू रखोगे तो आंसर 91.8 आ जाएगा। जैसे ही तुम इस वैल्यू को रखोगे तो आंसर निकल आएगा। अब 8th क्वेश्चन देखो, 8th, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, अब मैं तुम्हें बता बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन, 4th पॉइंट, इंफिनिटी से 1 पर आए। जब कोई एटम कहां पर आए, इंफिनिटी से 1। तो अब देखो तुमको बाइंडिंग एनर्जी बोल रहा है ना, वो तुमको बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी। तुम ऐसे लिखो डेल्टा E 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर Z स्क्वायर। तो यहां तुमने लिखा 13.6 1/infinity स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर। अब तुमको इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 1 में लाना है इनटू Z स्क्वायर, दैट विल बी 2 स्क्वायर। Z स्क्वायर की जगह यहां तुम क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी निकल के आएगी, ये एनर्जी निकल कर आएगी। अब जरा एक बार 9th को ट्राई करो, ट्राई क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से लिखो यार तुम लोग, ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 9। सर इन्फिनिटी से 1 पे आएगी अगर हाँ तो सर एनर्जी रिलीज होगी ना। हाँ बिल्कुल, तो नेगेटिव लगा दिया, निकलेगा तो नेगेटिव और जुड़ेगा तो पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे, नेगेटिव इंप्लाइज एनर्जी रिलीज। यहाँ नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज। नेगेटिव साइन इंप्लाइज, नेगेटिव साइन मतलब एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी पॉजिटिव है मतलब तुमको दे रहे हो। जब भी तुम एनर्जी दोगे प्लस होगी, जब भी एनर्जी निकलेगी तो नेगेटिव होगी। जब भी एनर्जी निकलेगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ दिस। अब मुझे 9th क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी देखो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैंने तुम्हारे को घर के लिए होमवर्क नहीं दिया, हमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा लगेंगी, पर ऑनलाइन है तो दूर से भी मैं तुमको वैसे ही सिखा पा रहा हूं। कैसे करोगे सॉल्व, कुणाल लिखो इसे बेटा जल्दी से। आदित्य जैन, अनन्या नायर, राहुल, अजिंक्य, जल्दी लिखो बेटा। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तुमको
इस हाइड्रोजन लाइक का एटॉमिक नंबर निकालना है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है इस हाइड्रोजन लाइक का, you have to find the atomic number of this hydrogen like, you have to find the atomic number of this hydrogen like, किसका atomic number निकालना है तुमको, you have to find the atomic number of this hydrogen like। तो अब तुम क्या करोगे, तुमको एक फॉर्मूला मालूम है, ionization energy of hydrogen like is equal to ionization energy of hydrogen into Z square। अब ये दिए 14.4, ये दिए 13.6 into Z square। Your Z square will be 14.4 upon 13.6। तो इससे तुम Z की वैल्यू निकाल सकते हो, इसे सॉल्व करके तुम Z की वैल्यू निकाल सकते हो। ये निकाल लोगे तुम सॉल्व करके वैल्यू ऑफ Z, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z, यहां से तुम्हें Z की वैल्यू आ जाएगी। अब इस Z की वैल्यू से तुमको अगला पॉइंट क्या करना होगा, डेल्टा E 13.6 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। अब n1 दिया है, n1 दिया है 1 और n2 दिया है 4 या 1, इसको लेके सॉल्व कर। डेफिनेटली एनर्जी माइनस में आएगी तो तुम रिलीज लिख दोगे, माइनस में आएगी तो तुम इसे रिलीज लिख दोगे। समझ में आया ये क्वेश्चन कुणाल, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। देखो तुम्हें समझना होगा, बच्चा बहुत परेशान होता है यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन आया कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो अब ये बोहर थ्योरी का नहीं है, यहां पर दिया है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतनी वेवलेंथ का है जो सोडियम के एटम को जस्ट आयोनाइज करता है, सोडियम के गैसियस एटम को उसके कैटायन में बदलता है। तो इस एनर्जी को निकालना है। तो अब तुम इसको लिखोगे एनर्जी E इज इक्वल टू Sc अपॉन लैम्डा H 6.6 into 10 to the power minus 34 joules into second, 3 into 10 to the power 8 meter per second, wavelength 242 into 10 to the power minus 9 meter। पर ये एनर्जी तो एक एटम के लिए आई, तो एनर्जी पर मोल कितनी होगी, therefore energy per mole, energy per mole 6.02 into 10 to the power 23, और ये E की वैल्यू, दिस विल बी द एनर्जी पर मोल। इसे तुम किलो जूल्स या जूल्स में निकाल सकते हो। समझ में आया? अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो 11th, if electron in hydrogen atom were in energy level 3, how much energy is required to ionize atom? अब देखो तुम्हारा यहां पर आएगा, यहां पे तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते 13.6, यहां पे तुम लगाओगे डेल्टा E 13.6 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, पूरा पूरा लिखना होता है। अब तुम यहां पर देखो n1 कितना है 3 और n2 कितना है इंफिनिटी, Z कितना है 1, हाइड्रोजन एटम है तो Z1। ये तुम बोलोगे सेपरेशन एनर्जी, तो डेल्टा E 13.6 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल पे उसे इंफिनिटी पे ले जाना है तो हमें 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होगी। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव, अब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करना 10th 12th 13, ये भी तुमको सॉल्व करना होगा सेम ऐसे, ये 14, ये तुम्हारे को जो असाइनमेंट मिलता है वहां पे 14 15 और 16, 14 15
और 16 ये तुमको सॉल्व करने हैं। 14, 15, 16 ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने हैं। मैंने तुमको 11 तक सॉल्व कर दिए, 12, 13, 14, 15 तुमको अपने आप से सॉल्व करने हैं। अब मैं तुमको कुछ और पढ़ाता हूं, ध्यान से देखो। अब मैं तुमको यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बात करता हूं, क्योंकि मेरा अगला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखो स्पेक्ट्रम क्या है। सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्पेक्ट्रम क्या है, बहुत आसान क्लास है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तुमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते बनेंगे, इसलिए पूरा ध्यान अब क्लास के अंदर देना है। स्पेक्ट्रम क्या है? तो अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन। अरेंजमेंट, अगर हम बात करें विजिबल स्पेक्ट्रम की, तो अरेंजमेंट ऑफ विजिबल लाइट। अरेंजमेंट ऑफ विजिबल लाइट किसका अरेंजमेंट है? दिस विल बी द अरेंजमेंट ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, जब तुम लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हो, यहां से तुम्हारी व्हाइट लाइट आ रही है, देखो ये तुम्हारी कौन सी लाइट आ रही है? व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट वो है जो 7 कलर से मिलके बनी है, 7 कलर से मिलकर बनी है। वो लाइट जो 7 कलर से मिलके बनी है, इस फिनोमिना को तुम बोलते हो डिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को तुम बोलोगे डिफ्रैक्शन। तो जब लाइट प्रिज्म से पास होती है, जब सफेद रंग की लाइट मतलब सूरज की रोशनी, यहाँ पे व्हाइट लाइट का मतलब है सनलाइट, यहाँ पे व्हाइट कलर की जो लाइट होती है वो सन की लाइट है। जब वो प्रिज्म से पास होती है तो तुम्हारे पास एक स्पेक्ट्रम बनती है। ये चीज स्प्लिटिंग है, अलग अलग कलर का अलग अलग डिविएशन हुआ, अलग अलग कलर का अलग अलग डिविएशन हुआ। ये जो डिविएशन हुआ, इस डिविएशन को तुम बोलते हो, इस डिविएशन को तुम बोलते हो, यहां पर जो डिविएशन हुआ इसको तुम क्या बोल देते हो? ये डिविएशन तुम्हारा स्पेक्ट्रम है। ये जो कलर यहाँ डिविएट हुए, अलग अलग वेवलेंथ के कलर जो डिविएट हुए, ये तुम्हारी स्पेक्ट्रम कहलाती है। तो ये तुम्हारी विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये तुम देख पा रहे हो, ये तुम्हारी विजिबल स्पेक्ट्रम है। वी आई बी जी वाई ओ आर, ये तुम्हारी विजिबल स्पेक्ट्रम है। ये वो स्पेक्ट्रम है जो तुम देख पाते हो। तो जब सनलाइट को किसी प्रिज्म या इससे पास करते हो, तो उसके अलग अलग वेवलेंथ के कलर अलग अलग डिविएट होते हैं, तुम्हें स्पेक्ट्रम मिल जाती है। अब तुम यहां पर स्पेक्ट्रम में देख रहे हो कि सारे कलर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये तुम बोलते हो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसे तुम बोलोगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहां पर अलग अलग कलर अलग अलग डिविएट हो रहे हैं और हर कलर एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, तो ये तुम बोलते हो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम चेंज इन स्पीड के वजह से होता है? नहीं, स्पीड डिविएशन अलग, ये तुम फिजिक्स में पढ़ते हो व्हाट एक्चुअली, कि अलग अलग कलर वेवलेंथ जो है वो अलग अलग एंगल पे डिविएट होती है, तो ये स्पेक्ट्रम है। तो तुम्हारी सोलर स्पेक्ट्रम, जो तुम्हारी सनलाइट की स्पेक्ट्रम है, जो तुम्हारी सोलर स्पेक्ट्रम है, वो तुम्हारी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, इसमें तुम ब्राइट कलर देख रहे हो, तो तुम इसे एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोल रहे हो। ये कौन सी स्पेक्ट्रम है? एमिशन स्पेक्ट्रम। सनलाइट से जो स्पेक्ट्रम मिलती है उससे तुम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हो, क्योंकि इसमें तुम्हें ब्राइट कलर की लाइंस अलग अलग बैंड में दिख रही है और एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है। ब्राइट लाइन या बैंड एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं, ब्राइट कलर की लाइनें अलग अलग जगह पे वो बैंड हो रहे हैं, तो तुमको यहाँ पे स्पेक्ट्रम में, तुम्हें यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनती हुई दिख रही है। अब जो तुम्हारी स्पेक्ट्रम है, सबसे पहले तो तुमने देखा एक सोलर स्पेक्ट्रम है। अब जो तुम्हारी स्पेक्ट्रम है वो सोलर, तो सनलाइट की स्पेक्ट्रम कैसी है? कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम।
द सनलाइट स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। जो सनलाइट की स्पेक्ट्रम है वो कौन सी स्पेक्ट्रम है? कंटिन्यूअस। अब जब तुम लैब में स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम को लोगे, अब जब तुम लैब में एमिशन स्पेक्ट्रम को लोगे तो ये दो तरह की बनती हुई दिखेगी। पहले तुम समझ लो क्या है। अब जब तुम लैब में एमिशन स्पेक्ट्रम को लोगे तो तुम्हें लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखेगी, या तुमको बैंड स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखेगी। अब सर ये क्या बोल दिया आपने, लाइन स्पेक्ट्रम, ये क्या होती है बैंड स्पेक्ट्रम, थोड़ा समझाओ तो जरा मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। अब अगर तुम लैब में एमिशन स्पेक्ट्रम को लोगे, अब अगर तुम लैब में एमिशन स्पेक्ट्रम को लोगे तो तुम्हें लाइन और बैंड दिखेगी। क्या है ये लाइन और बैंड, ये तुमको बताता हूं। देखो क्या है ये लाइन और बैंड, अब मैं तुमको बताता हूं कि लाइन और बैंड को तुम समझो। तो अगर तुमने सनलाइट को प्रिज्म से पास किया, अगर तुमने सनलाइट को प्रिज्म से पास किया तो तुम्हें कौन सी स्पेक्ट्रम मिल रही थी? कंटिन्यूअस। अब तुमने एक हॉट गैस को, किसी भी गैस को गर्म किया और उसमें से जो स्पेक्ट्रम निकली वो पतली पतली लाइनों के फॉर्म में, तो तुम उससे बोल रहे हो एमिशन। दिस इज ड्यू टू एटम। एमिशन स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू एटम्स। किसके कारण होती है एमिशन स्पेक्ट्रम? ड्यू टू एटम्स। तो जब एक गैसियस एटम, जब एक एलिमेंट के गैस के एटम में इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में कूदता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, और वो जितनी एनर्जी कम होती है वो उतनी एक क्वांटम या फोटोन के रूप में बाहर निकलती है, तो तुम्हें चमकीली लाइनें दिखती हैं, तब तुमको ब्राइट लाइंस दिखती हैं। तब तुमको कैसी लाइन दिखती है? ब्राइट लाइट्स। अब अगर तुम गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, तो तुम्हें ब्राइट कलर के बैंड मिलेंगे। तो बैंड स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू मॉलिक्यूल्स। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को तुमने लिया है, अगर तुमने गैस के मॉलिक्यूल्स को लिया है तो तुमको बैंड मिलेंगे। मतलब पूरी स्पेक्ट्रम ऐसी होगी, देखो ये ऐसे ऐसे बैंड मिलके बनेंगे, तुम्हें ऐसे बैंड बने हुए मिलेंगे। अगर तुमने मॉलिक्यूल को लिया है तो बैंड बनेंगे, एटम की गैस लिए तो तुम्हें लाइन मिलेगी। मतलब तुमने एक हीलियम का एटम लिया या हाइड्रोजन के एटम लिए या नाइट्रोजन के एटम लिए तो तुम्हें लाइन मिलेगी। पर अगर तुमने कार्बन सॉलिड में भी तो होता है सर। नहीं, सॉलिड से भी तुम्हें समझाता हूँ, सॉलिड से भी तुमको समझाता हूं। जब तुम सॉलिड को गर्म करते हो, तुम समझो, जब तुम सॉलिड को गर्म करते हो तो उसका कलर बदलता है। जब वो इनकैंडेंस स्टेट में हो, मतलब लाल या इसमें, तो वो जो स्पेक्ट्रम देगा वो ऐसी वाली आएगी। देखो अगर सॉलिड से या हॉट गैसेस से तुम लाइट, निकलने वाली लाइट को प्रिज्म से पास करो, निकलने वाली लाइट को तुम प्रिज्म से पास करो तो तुम्हें शार्प लाइंस बनती हुई दिखती हैं, जिसे तुम बोलते हो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ये एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, जो शार्प लाइन दिख रही है उसको तुम क्या बोलते हो? एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। अब अगर देखो, तुम सनलाइट को, तुम क्या कर रहे हो? सनलाइट को, जिसमें कितने कलर थे? 7 कलर। अब तुम सनलाइट को किसी गैस के ऊपर पास करते हो तो वो गैस के एटम एक पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो एटम एक पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अब अगर वहां की लाइट नहीं है तो स्पेक्ट्रम में उस जगह पे काली लाइनें बनेंगी, यहां पे डार्क लाइंस विल बी फॉर्म्ड। यहां पे कौन सी लाइन बन रही है? डार्क लाइन। एमिशन स्पेक्ट्रम में कौन सी लाइन बनती थी? ब्राइट लाइंस। एमिशन स्पेक्ट्रम में तुम अपनी स्क्रीन पे देखोगे
तो तुमको ब्राइट लाइंस बनती हुई दिख रही हैं। तो स्पेक्ट्रम 3 तरह से तुम बनाते हो। पहले अगर तुम सनलाइट को प्रिज्म से पास करोगे, तुम्हें कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगी। तब तुम्हें कौन सी स्पेक्ट्रम मिलेगी? कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। अब अगर किसी गैस को तुम डिस्चार्ज ट्यूब में ले लो, ये जो हॉट गैस बोल रहा हूं, सपोज तुम्हारे घर की जो ट्यूबलाइट है उससे निकलने वाली रोशनी को अगर तुम प्रिज्म से पास करोगे तो तुम्हें या तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगी या तुमको बैंड मिलेगा, या तो तुमको लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगी या तुमको बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। तुम्हें क्या मिलने वाला है? या तुमको लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगी या तुमको क्या मिलने वाला है? बैंड। अब डिपेंड कर रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब में तुमने क्या भरा है। अगर तुमने डिस्चार्ज ट्यूब में एटम को लिया है तो पतली पतली लाइनें बनेंगी, ये इनके फिंगरप्रिंट होंगे, ये इनके फिंगरप्रिंट की तरह काम करती है। मतलब किसी भी दो एलिमेंट की लाइन स्पेक्ट्रम सेम नहीं होगी। नो टू एलिमेंट हैव सेम लाइन स्पेक्ट्रम। कोई भी दो एलिमेंट की लाइन स्पेक्ट्रम सेम नहीं होती है। नो टू एलिमेंट्स हैव सेम लाइन स्पेक्ट्रम, तो ये उनके लिए फिंगरप्रिंट का काम कर जाती है। ये उनके लिए फिंगरप्रिंट का काम। अब देखो, ये जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये जो तुमने यहां पे देखा, यहां पे जो तुमने देखा एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड absorption spectrum are complementary। किसी भी एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर मैं इस डार्क लाइन वाली स्पेक्ट्रम को उठा के एक ब्लैक वाली स्पेक्ट्रम पे रख दूं तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगी। अगर मैं दोनों स्पेक्ट्रम की फिल्म को एक ट्रांसपेरेंट प्लेट पे लूं और एक दूसरे पे ओवरलैप कर दूं तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की ट्रांसपेरेंट फिल्म को एक दूसरे पे रख दोगे, मतलब अगर तुमने एक ग्लास पे लिया तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके क्या बना देगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएगा। अब हम बात करें यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम बात करें यहां पर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो तुमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कैसे बनाया? ये रहा तुम्हारा डिस्चार्ज ट्यूब, ये चीज है तुम्हारी डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब ये ट्यूबलाइट है। पहली क्लास यहीं से शुरू हुई थी। इस ट्यूबलाइट में यहां पर तुमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया, हाइड्रोजन गैस एट वेरी वेरी लो प्रेशर। अब तुमने हाइड्रोजन गैस को यहां पे बहुत लो प्रेशर पे रखा है, तुमने हाइड्रोजन गैस को बहुत ही लो प्रेशर पे रखा है। अब जब तुमने क्या भरा है इसके अंदर? हाइड्रोजन। जैसे ही तुमने करंट लगाया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल टूट के पहले हाइड्रोजन एटम में बदल जाएंगे। तुमने जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया, उसकी एनर्जी से बॉन्ड टूट के ये एटम में बदल जाएगा। उस केस में बॉन्ड टूटेगा और यहां पर तुम्हारे एटम में ये बदलने वाला है, बॉन्ड टूट के ये एटम में बदलने वाला। और अब देखो, तुम्हें इसमें ऐसा ग्लो दिखेगा, तुम्हें इसमें ऐसा ग्लो देखने के लिए मिलेगा। देखो, जब तुम हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में ट्यूबलाइट के अंदर भर दोगे और लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज लगाओगे, लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज को लगाओगे, तो ये ग्लो, दिस विल बी द कलर ऑफ ग्लो इन हाइड्रोजन।
अब देखो, अब इस लाइट को, ये निकलने वाली लाइट को अगर तुम प्रिज्म से पास करो, यहां से निकलने वाली लाइट को अब तुमने प्रिज्म से पास किया, यहां से निकलने वाली लाइट को अगर तुमने प्रिज्म से पास करा, तुम ध्यान से देखो, यहां से निकलने वाली लाइट को तुमने कहां पास कर दिया? प्रिज्म पे। तुमने इस लाइट को प्रिज्म से पास किया तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। देखो, व्हेन यू पास थ्रू द प्रिज्म, तुम्हें 4 लाइनें दिखेंगी। जब इसे प्रिज्म से पास करोगे तो यहाँ पे 4 लाइन दिखेंगी, यहाँ पे 4 ब्राइट कलर की लाइन दिखेंगी, यहाँ पे 4 ब्राइट कलर की लाइनें तुम्हें दिखेंगी, 1 2 3 4। जब तुम इस हाइड्रोजन गैस को, जब इस हाइड्रोजन से निकलने वाली लाइट को तुम प्रिज्म से पास करते हो, जब तुम इसको, इस ग्लो को प्रिज्म से पास करते हो, जब तुम इस ग्लो को प्रिज्म से पास करते हो तो तुम्हें पूरी स्पेक्ट्रम में सिर्फ 4 लाइनें दिखती हैं, 4 लाइनें दिखती हैं। देखो ऐसी ये 4 लाइनें दिखेंगी। यहाँ पे देखो, 1 मिनट इसको करेक्शन कर दें अपन, 1 सेकेंड, यहाँ पे करेक्शन, ये दिखेगा। देखो जैसे ही तुमने प्रिज्म से पास किया, ये 4 लाइनें दिखेंगी, पूरी जगह काला रहेगा। ये जो पिंक कलर का ग्लो है, ये जो पिंक कलर का ग्लो है, इसको जब तुम प्रिज्म से पास करते हो तो यहां पे 4 लाइनें दिखती हैं। ये 4 लाइनों को सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व, इन 4 लाइनों को सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व, ये नाम ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑब्जर्व these 4 lines were first observed by scientist named Balmer। अब इन लाइनों को सबसे पहले बामर नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। उसको 4 लाइनें दिखी, बामर को ये 4 लाइनें दिखी। जब वो फोटोग्राफिक प्लेट पे लेता था तो बामर को यहाँ पे 4 लाइनें देखने को मिली। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बामर को 4 लाइनें देखने को मिली। हाँ, अब अगर उसको ठंडा वंडा करके लाता तो ये इसकी अलग से, ये देखो, ये इसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये इसकी एब्जॉर्प्शन थी। अब देखो लाइनें मिली तो किसकी स्पेक्ट्रम है? देखो अब यहां पर एक वर्ड आया लाइन, अब यहां पर एक वर्ड आया लाइन, मतलब एटम। लाइन मतलब ये किसकी स्पेक्ट्रम है? एटम। ब्राइट लाइंस, यहां पे 4 ब्राइट लाइंस कितनी मिली थी? ब्राइट। ब्राइट का मतलब हो गया एमिशन, ब्राइट वर्ड का मतलब हो गया एमिशन। तो जब हाइड्रोजन की गैस में हाई वोल्टेज का तुम करंट लगाते हो तो तुम्हें विजिबल रीजन में 4 लाइनें दिखती हैं, तुम्हें विजिबल रीजन में 4 लाइनें दिखती हैं। तुम इन लाइनों को सबसे पहले देखा था बामर ने। सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किसने देखा था? तो साइंटिस्ट नेम बामर, हु फर्स्ट स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बामर। बाद में दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने कुछ और भी देखा। देखो बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइंस आर प्रेजेंट इन यूवी, विजिबल, IR एंड फार IR, IR से भी दूर, यहां तक फैली हुई है। अब जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दूसरे साइंटिस्ट ने देखा तो कुछ साइंटिस्ट को लाइनें यूवी में भी दिखी, पर बामर को यूवी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ सिंपल प्रिज्म को यूज कर रहा था, तो उसको लाइनें सिर्फ कहां दिख रही थी? विजिबल। तो बामर कुड नॉट आइडेंटिफाई लाइंस ऑफ यूवी एंड IR। अब बामर नाम के साइंटिस्ट को
यूवी और आईआर की लाइनें नहीं दिखी। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो अलग अलग रीजन है, अब मैं तुमको बता, ये देखो, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो अलग अलग रीजन हैं, उनको जिसने सबसे पहले पढ़ा था, जिसने सबसे पहले देखा था, जिसने सबसे पहले दुनिया को बताया था, उनके नाम पर रख दिया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जिन लोगों ने सबसे पहले देख के बताया था, हमने उनके नाम पे रख दिया। तुम यहाँ पे देखो, लाइमन इंपॉर्टेंट है, लाइमन, बामर, साइंटिस्ट नेम बामर, पाश्चीन, अभी से बताता हूं, पाश्चीन, साइंटिस्ट नेम ब्रैकेट, साइंटिस्ट नेम ब्रैकेट, साइंटिस्ट नेम फुंड, फुंड, फुंड की स्पेलिंग में पी साइलेंट है। और भी सबसे आखिरी में जिसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ी वो थी हम्फ्री डेविस, हम्फ्री, सबसे आखिरी में जिसने हाइड्रोजन को पढ़ा वो था हम्फ्री। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय में हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को पढ़ा है। लाइमन, पहले तुम ये देखो, नाम ध्यान रखना है, लाइमन, बाकी तुम्हें सब कुछ तुमको सिखा दूंगा, सब कुछ बहुत आसान है। लाइमन, बामर, पाश्चीन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। इनको याद करने के लिए मैं तुम्हें एक जिंगल देता हूं, यहां देखो कि तुम पहले से ऑर्डर, लंदन, तुम लाइमन को याद करो, लंदन, बहुत, बहुत का मतलब हो गया बामर, पुरानी, बहुत पुरानी, पुरानी, बहुत पुरानी सिटी है लंदन, बहुत पुरानी सिटी है। अब देखो, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन रीजन है वो यूवी में है, बामर का जो रीजन है वो यूवी प्लस विजिबल है। तो हमको पूरा बामर नहीं दिखता, बामर का कुछ पोर्शन दिखता है, कुछ नहीं दिखता बामर। जो पाश्चीन है वो आईआर में है, जो ब्रैकेट है वो आईआर में है, फुंड फार आईआर, आईआर से दूर, एंड दिस इज फार फार आईआर। ये तुम्हारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। सर पहले लाइमन ने देखा है फिर बालमन। लाइमन को तो नहीं, पहले किसको दिखा होगा? बामर। पहले दिखा किसको भाई? ये तो दिखेगा नहीं, ये तो इनविजिबल होगा। यूवी क्या होगा? ये तुमको इसीलिए तो शुरू में पढ़ा था, ये इनविजिबल है, ये इनविजिबल है, ये इनविजिबल है, ये इनविजिबल है। सर फिर इनके स्पेक्ट्रम से पहचाना है ना। नहीं, इनके लिए फिर मैं बताता हूँ अलग अलग। अब तुमको शुरू में पढ़ाया था कि अगर तुमको यूवी रीजन की लाइट लानी है तो देखने के लिए तुम्हें, या उनको ऑब्जर्व करने के लिए अलग तरह के एपरेटर्स चाहिए, अलग तरह का अरेंजमेंट चाहिए। नॉर्मल प्रिज्म से तो यूवी लाइट नहीं दिखेगी ना। तो लाइमन ने कोई ऐसा अरेंजमेंट किया है जहां से उसको यूवी रीजन की लाइटों को आइडेंटिफाई कर पा रहा था। तुमको ये ध्यान रखना, देखो बामर, बामर का पूरा हिस्सा नहीं दिखता तुम्हें, कुछ बामर दिखता है और कुछ बामर यूवी में है। द बामर रीजन इज, तो ऑल बामर इज नॉट विजिबल, पर जो भी विजिबल, ऑल विजिबल इज बामर। तो ऑल बामर इज नॉट विजिबल बट दिस। अब इसको एक्सप्लेन करना कि भाई ऐसा क्यों है कि कुछ यूवी में है, कुछ दिस। तो अब इसके लिए हम बोलते हैं, अब देखो यहां पे बोहर की थ्योरी है, ये बोहर ने एक्सप्लेन किया। अब तुम यहां पे देखो बोहर साहब ने क्या एक्सप्लेन किया, बोहर एक्सप्लेनेशन। जब इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी एनर्जी का क्वांटम रिलीज होगा, क्वांटम रिलीज, उतनी एनर्जी का क्वांटम।
वन क्वांटम रिलीज और वन लाइन। एक क्वांटम रिलीज होगा इसलिए एक लाइन बनेगी, तो यूवी में कुछ लाइनें बनेंगी, विजिबल में कुछ लाइनें बनेंगी, इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड में लाइनें बनेंगी। देखो बोहर ने बोला कि एक ट्रांजिशन, एक जंप में एक इलेक्ट्रॉन जंप में एक फोटोन या क्वांटम बाहर आएगा। तो क्वांटम कहां निकलेगा? अगर विजिबल है तो तुम बोलोगे फोटोन, अगर विजिबल है तो तुम क्या बोलोगे? अगर विजिबल है तो तुम बोलोगे फोटोन, पर अगर इनविजिबल है तो तुम क्या बोलोगे? क्वांटम। अगर इनविजिबल है तो तुम यहां पे क्या बोलने वाले हो? अगर ये इनविजिबल है तो तुम यहां पर बोलने वाले हो क्वांटम। इससे तुम बोलोगे क्वांटम, यहां तुम बोलोगे क्वांटम, यहां पर तुम बोलोगे क्वांटम। तो अब देखो, अगर तुम्हारे फोटोन नहीं दिखते हैं तो उनको तुम क्वांटम बोलोगे, और जो क्वांटम तुम्हें दिख जाते हैं उनको तुम फोटोन बोलते हो। ये सब कुछ तुमको शुरू में पढ़ाया था। समझो कि जब इसने जीरो लेवल से पढ़ाया तब कहीं जाके तुम्हें टर्मिनोलॉजी क्लियर हो। और टारगेट हमारा न्यूमेरिकल है। तुमको एक चीज समझना है, टारगेट हमारा न्यूमेरिकल है। अब देखो इससे एक्सप्लेन करने के लिए हमने बोला कि हर एनर्जी लेवल के लिए, हर एक सीरीज रीजन के लिए कहीं एक पर्टिकुलर लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अब लाइमन, देखो उनने लाइमन के लिए बोला कि इफ इलेक्ट्रॉन जंप टू वन, अगर वो इंफिनिटी से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो वो लाइमन कहलाएगा। अगर वो इंफिनिटी या कहीं से सेकंड एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो बामर में कहलाएगा। अगर वो इंफिनिटी या कहीं से भी थर्ड पे आएगा, कहीं से भी थर्ड, नॉट एज ए, कहीं से भी अगर वो थर्ड में कूदेगा तो पास्शिन, कहीं से भी वो फोर्थ एनर्जी लेवल पे कूदेगा तो, अगर इंफिनिटी या कहीं से भी एक्साइटेड स्टेट से फोर्थ में कूदेगा तो ब्रैकेट, अगर एक्साइटेड या इंफिनिटी से फिफ्थ में कूदेगा तो फुंड, अगर इनफाइनाइट से सिक्स्थ में कूदेगा तो हुम्फ्री। इसलिए तुमको देखो ये ध्यान रखना, लंदन बहुत पुरानी सिटी है। लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद पाशिन, पाशिन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फुंड, फुंड में पीस आइलैंड है, और आखिरी का हम्फ्री। अब तुम यहां देखो, इस चीज को ऐसे भी एक्सप्लेन किया। देखो इस चीज को ऐसे भी एक्सप्लेन किया, इस चीज को तुमने ऐसे भी एक्सप्लेन किया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए, अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड में आए, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड में आए तो तुम्हारा रीजन कौन सा होगा? लाइमन। एक्साइटेड से ग्राउंड में आए तो, अगर एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा तो तुम्हारा रीजन होगा लाइमन। अगर एक्साइटेड से सेकंड में आएगा तो तुम्हारा रीजन होगा बामर। अगर एक्साइटेड से 3 में आएगा तो रीजन होगा पाशीन। 4 में आएगा तो रीजन होगा तुम्हारा ब्रैकेट। 5th में आएगा तो तुम्हारा रीजन होगा फुंड। और अगर 6th में आएगा तो तुम्हारा रीजन होगा हम्फ्री डेविस, हम्फ्री रीजन। अगर एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से नीचे आता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से नीचे आता है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, और एक फोटोन या क्वांटम तुमको दिखता है, उसकी एनर्जी कम होती है। एक फोटोन या क्वांटम तुमको देखने के लिए मिलता है, उसकी एनर्जी कम हुई। किसकी एनर्जी कम हुई? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब देखो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 1 में कूदे, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे कूदे तो सारी एनर्जी यूवी में जाएगी, और ये कहलाएगा लाइमन। अगर सेकंड पे कूदेगा तो तुम बोलोगे बामर, थर्ड पे कूदेगा तो तुम बोलोगे पाशीन, तब तुम बोलोगे पाशीन। फोर्थ पे कूदेगा तो तुम बोलोगे ब्रैकेट। क्या बोलने वाले हो तुम यहाँ पे? ब्रैकेट।
5th पे कूदेगा तो तुम बोलोगे फुंड, 5th पे कूदेगा तो तुम बोलोगे फुंड, 6th पे कूदेगा तो तुम बोलोगे हम। अब अलग अलग एटम होंगे तो एक बार में एक ही ट्रांजिशन होगा। अब देखो, या तो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 1 पे आ जाए, या इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 7 पे चला जाए, फिर 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, तुम्हें नेक्स्ट क्लास का जो टारगेट है वो तो अपना न्यूमेरिकल ही है भाई। तुमको यहां ध्यान रखना कि नेक्स्ट क्लास का जो अपना टारगेट है वो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में अपने को ये वाले क्वेश्चन, लाइमन बामर, यहीं से क्लास शुरू करूंगा, इसी डिस्प्ले से तुम्हारी क्लास को शुरू करूंगा। और तुमको ये ध्यान रखना है कि तुम्हें ये न्यूमेरिकल बने। देखो, ये न्यूमेरिकल तुमको बनने चाहिए। अब अगर तुम्हारा थ्योरी क्लियर है तो ये न्यूमेरिकल बन जाएंगे और ऑब्जेक्टिव पैकेज तुम घर पे सॉल्व करोगे। ये तुम्हारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे और ऑब्जेक्टिव तुम घर पे सॉल्व करोगे। तो अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, फिर से तुम समझो। जब तुम डिस्चार्ज ट्यूब में या ट्यूबलाइट में हाइड्रोजन को बहुत लो प्रेशर पे लेके उस पे हाई वोल्टेज का करंट लगाते हो, तो वहां पे तुमको 4 चमकीली लाइनें दिखती हैं। और जो अल्ट्रावायलेट वाली है वो तुमको नहीं दिखेगी। यहां पर कुछ अल्ट्रावायलेट भी है, यहां पे कुछ अल्ट्रावायलेट भी है जो कि इनविजिबल है, यहां पर इंफ्रारेड है वो भी इनविजिबल है। तो सबसे पहले इन 4 लाइनों को किसने देखा था? बामर ने। किसने देखा था? बामर ने। सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइनों को किसने देखा था? लाइमन ने। फिर सबसे पहले इंफ्रारेड में किसने देखा था? बोहर थ्योरी के बाद अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके लाइमन, पास्ची ने। तो तुमको ये याद करने के लिए, तुमको ये ऑर्डर याद करने के लिए क्या सीक्वेंस याद रखना है? लंदन बहुत पुरानी सिटी है, तो लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद पाशिन, पाशिन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फुंड, फुंड के बाद हम्फ्री डेविस। समझ में आया बेटा ये? सर, हाँ बोलो। तो डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब सिंपल ट्यूब ना? ट्यूबलाइट। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब वो ट्यूब जिसमें, अपनी ट्यूबलाइट पे अपन कम वोल्टेज देते हैं, जिसमें तुम एक ट्यूबलाइट देखो जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हो और उस पर हाई वोल्टेज दे दो, तो वो डिस्चार्ज ट्यूब। वो चीज क्या है? वो चीज क्या है तुम्हारी? डिस्चार्ज ट्यूब। समझ में आया ये? सर, और जो हाँ बोलो। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है सर, हाँ, वो कैसे फॉर्म होता है सर? वो समझ अब नहीं देखो, आया मेरे। अब अगर देखो कोई मेटल गर्म है, कोई मेटल अगर गर्म है, अगर कोई मेटल गर्म है तो वो कौन सी स्पेक्ट्रम दे रहा है? एमिशन। अब अगर देखो किसी ठंडी गैस पर, सपोज तुमने हाइड्रोजन गैस ले ली, ये यहाँ पे कौन सी गैस ले ली? हाइड्रोजन गैस ले ली। और अब तुमने हाइड्रोजन गैस पे विजिबल लाइट को डाला। यहां पर बेसिकली किरचॉफ का लॉ लगता है। मैं तुमको ये नहीं पढ़ाया कि कोई भी मेटल उसी लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो एक्साइटेड स्टेट या इनकैंडेंस स्टेट में वो रिलीज करता है। तो देखो, अब अगर तुमने हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रखा और उसके ऊपर तुमने सनलाइट को पास किया, तो हाइड्रोजन के एटम एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट को पकड़ लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। जिनको वो पकड़ लेंगे वहां पर वो लाइन काली हो जाएगी, क्योंकि अब वहां की लाइट है ही नहीं। वो जो लाइट है वो एक गैस के एटम्स ने अपने अंदर पकड़ ली है। तो अब अगर हाइड्रोजन एटम एटम है, उनमें से तुम लाइट को पास करोगे तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को पकड़ लेंगे और बाकी को वो छोड़ देंगे। इन दिस वे यू विल गेट एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तब तुम्हें कौन सी स्पेक्ट्रम मिल जाएगी बेटा? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। समझ में आया ये? यस सर। अब मैं क्लास को रोक रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, टर्म इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अगर तुम इस क्लास को बैठ के पढ़ोगे तो तुम बोलोगे सर ये तो पूरा बोहर थ्योरी, उसके कैलकुलेशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये तो 1 घंटे का काम था। जबकि आपने तो बोहर थ्योरी पे 2 क्लासेस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे 1, और अभी आधी क्लास और लगा रहे हो आप। क्योंकि तुम्हें सिखाते वक्त बहुत धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है। थ्योरी कुछ आनी नहीं। देखो, तुम्हें जो कुछ भी आएगा वो न्यूमेरिकल आएंगे। तुम्हें यहां समझना, जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में वो न्यूमेरिकल आएंगे। कोई तुमसे ये नहीं बोलेगा कि ड्रॉ द डायग्राम, ये पिक्चर। सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आएंगे जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। तो यही फिजिक्स केमिस्ट्री का एक फेवरेट चैप्टर होता है
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब बोहर थ्योरी का क्वेश्चन हमेशा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एनर्जी, वेवलेंथ सब कुछ मिल जाएगा। कैलकुलेशन अपन ने ऊपर कर लिया कि दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना होगा, ये तो अपने को पहले से ही मालूम है भाई। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो डेल्टा ई तुम्हारा होता है RCH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही तो बोहर का कंट्रीब्यूशन था। अब RCH को तुम लिख दोगे 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर Z स्क्वायर। अब तुम डेल्टा ई को लिख दोगे SC/लैम्डा, तो तुम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कैलकुलेट कर लोगे। समझ में आ रहा है कुणाल ये? Yes, sir. अब तुमको इसे ध्यान से पढ़ना होगा। देखो मैंने तुमको लिखने का मौका नहीं देता हूं, मेरी क्लासेस वन साइडेड, क्योंकि अगर तुम भी लिखोगे मैं भी लिखाऊंगा तो हमारी क्लास का ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने एक तरीका निकाला कि जो जो मैं बोलता जा रहा हूं वो मैं यहां लिखता जाता हूं। अब यही नोट्स मैं तुमको ऐप पे शेयर कर देता हूं, तुम इन नोट्स को देख देख के अपने क्लासरूम के रजिस्टर को बनाओ, या तुम इस लेक्चर को, या तुम देखो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, जैसे आज मैं तुमको 1 घंटा 40 मिनट से ज्यादा पढ़ाया, 1 घंटा 40 मिनट पढ़ाया, तो तुम YouTube पे देख लो। हम एज इट इज क्लास को बिना कोई एडिटिंग करे YouTube पे डाल देते हैं, तो वहां देखोगे तो पूरी क्लास 1 घंटे 40 मिनट। तुम्हारी ऐप पे इनका प्रिंट आउट मिलता है, वहां पे देख लो अपनी मोबाइल स्क्रीन और इनको नोट करो। जब तक तुम रजिस्टर में इनके नोट्स नहीं बनाओगे तब तक तुमको कंसेप्ट या फॉर्मूले याद नहीं होंगे। जब तक तुम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अब तुमको न्यूमेरिकल कहां से, तुमको कोई बुक नहीं, तुमको जो DPP मिलती है, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बोहर थ्योरी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लगभग 50 से ज्यादा 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। तुम जब उन्हें सॉल्व, उनका लेवल बहुत अच्छा है, लेवल 2 के क्वेश्चन हाँ मैं दूंगा तुम्हें। अभी कोई किताब नहीं, आई विल गिव यू, आज नहीं दूंगा क्योंकि आज तुम्हें बहुत पहले ये सिखा दूं, एक बार नेक्स्ट क्लास में ये सिखा दूं, फिर तुमको होमवर्क दूंगा, तब तुम अगली क्लास में होमवर्क, क्योंकि अब अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा। अब इस चैप्टर में डी ब्रोगली और ये सब समझना हमारे लिए आसान है। अब ये चैप्टर आगे आसान है और इंटरेस्टिंग। तो चलो मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट। और एक बार से अभी क्लास खत्म कर नोट्स को अपनी ऐप से रिवाइज कर लेना है। यही क्लासरूम नोट्स व्हाट्सएप पे भेज देंगे क्या सर? मैं तुम्हें ऐप पे डाल दे रहा हूँ, चलो तुम्हारे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो वो ऐप में खुलता नहीं है सर वहाँ पे लैपटॉप ठीक में। है, तो ठीक है, मैं तुमको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। चलो गुड नाइट बेटा, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.